दोस्तों नमस्कार, उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। वर्क पावर एनर्जी का आज हमारा 10th एपिसोड है एंड लास्ट एपिसोड में हमने पोटेंशियल एनर्जी को समझा और लास्ट में हमने देखा पोटेंशियल फंक्शन क्या चीज होती है। अब ये पोटेंशियल फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो नोट करने वाला है वो ये है कि हमने फंक्शन वर्ड का इस्तेमाल किया, पोटेंशियल फंक्शन। तो फंक्शन का क्या सिग्निफिकेंस है? क्या ये फंक्शन है? ये किसी वेरिएबल का कोई फंक्शन है क्या? हाँ जी। कैसे फंक्शन है उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि हमने लास्ट एपिसोड में भी देखा था कि पोटेंशियल फंक्शन कुछ नहीं होता, जस्ट पोटेंशियल एनर्जी को दिखाने का एक तरीका होता है, वेरिएबल फॉर्म में दिखाने का एक तरीका होता है। ठीक है, कैसे ये तरीका बनता है? सोचिए कोई पार्टिकल है और उसके ऊपर मल्टीपल कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। अगर पार्टिकल के ऊपर मल्टीपल कंजर्वेटिव फोर्सेस लग रहे हैं तो उस पार्टिकल की पोजीशन की वजह से उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है और वो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो पोजीशन पे डिपेंड करती है, वो XYZ पे डिपेंड करती है। तो अगर आप उस पोटेंशियल एनर्जी को XYZ वेरिएबल की फॉर्म में दिखाते हो तो उसी को हम पोटेंशियल फंक्शन बोल देते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, तो पोटेंशियल फंक्शन को समझिए। दूसरा, हमने लास्ट एपिसोड में ये देखा था कि जो हमारा फोर्स होता है कंजर्वेटिव फोर्स, अगर आप उसको निकालना हो कंजर्वेटिव फोर्स को, तो कंजर्वेटिव फोर्स को आप निकाल सकते हो, दैट इज माइनस ऑफ ग्रेड ऑफ पोटेंशियल फंक्शन V। इस तरह से आप जो है कंजर्वेटिव फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हो। आपको V दिया जाना चाहिए और उसका फिर ग्रेड लेना है, आपको ग्रेडियंट लेना है। अब ये जो ग्रेडियंट होता है ये क्या होता है? ये कुछ नहीं होता, आपको मैंने हालांकि मैथ्स में भी पढ़ाया था। इसका मीनिंग क्या होता है? अगर कार्टेशियन में लेना हो तो डेल बाई डेल एक्स आई कैप प्लस, मतलब एक बार x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लो, एक बार y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लो और एक बार z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले लो। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं? ग्रेडियंट। किसका ग्रेडियंट लेना है? पोटेंशियल फंक्शन का। तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा? फोर्स। अब चलिए एक क्वेश्चन जरा इसके ऊपर जरा डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं सो दैट आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग बन जाए। मेरे पास कोई पार्टिकल है जो x डायरेक्शन में, उसकी हमने पोटेंशियल एनर्जी को दे रखा है। जरा देखिए कैसे। हमारे पास ये x है और इधर मेरे पास जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है, इसको लिखा हुआ हमने पोटेंशियल एनर्जी। इसको कैसे भी लिख सकते हो, U से लिख सकते हो, V से लिख सकते हो, एक ही बात है, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी x पे डिपेंड कर रही है, ध्यान से देखिए। x मतलब पोजीशन है, ठीक है। तो जैसे पोजीशन बदलेगी 0 से लेके यहां तक, पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी। कैसे बदलेगी जरा देखिए। x इक्वल टू 0 पे हमने कोई पोजीशन ले रखी है, उसको x इक्वल टू 0 बोला हुआ है। वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मेरी कुछ इतनी है, उसके बाद कम हुई, उसके बाद ज्यादा हुई, उसके बाद कम हुई, ज्यादा हुई और फिर कांस्टेंट होगी। सोचिए इस तरह का कोई ग्राफ है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का इस तरह का कोई ग्राफ दे रखा है आपको। आपको बताना है कि उसके ऊपर कंजर्वेटिव फोर्सेस कैसे, मतलब उनका ग्राफ कैसा बनेगा, x के साथ उसके कंजर्वेटिव फोर्सेस जो है वो कैसे चेंज हो रहे होंगे, क्योंकि x का ही फंक्शन है। तो आप यहां पे जो कंजर्वेटिव फोर्स निकालोगे, F कंजर्वेटिव, जो कंजर्वेटिव फोर्स लगेगा, और ये रिजल्टेंट है भाई, मल्टीपल कंजर्वेटिव फोर्स हो सकते हैं, तो उन सब का रिजल्टेंट फोर्स जो निकलेगा दैट कैन बी माइनस ऑफ डेल बाई डेल एक्स ऑफ ux। केवल यही आएगा और आई कैप। ठीक है जी, क्योंकि केवल x का फंक्शन है तो केवल एक ही आएगा। इसका मतलब मुझे क्या करना है? मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है और उसके आगे माइनस लगा देना है, तो मेरे पास फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं फोर्स को प्लॉट करूं, जो कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है, अगर मैं उसको, याद रखिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कंजर्वेटिव फोर्स के साथ एसोसिएटेड होती है। ठीक है, तो F कंजर्वेटिव जो निकल के आएगा वो क्या आएगा बताओ जरा। इसी का डेरिवेटिव ले लो भाई x के साथ। तो अगर मैं इसको दिखाऊं तो यहां तक तो डेरिवेटिव क्या बनेगा? 0 0। अच्छा, यहां पे भी डेरिवेटिव 0 आएगा इस पॉइंट पे। पहले 0 वाले पॉइंट को लिख लेते ना, जहां जहां डेरिवेटिव 0 है उन पॉइंट्स को लिख लेते। तो जो मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट है वहां पे तो डेरिवेटिव 0 आएगा भाई। ठीक है, अब जरा देखिए, तो अगर मैं F कंजर्वेटिव निकालूंगा तो क्या आएगा जरा देखिए। यहां पे इसका डेरिवेटिव 0 है, इसके बाद भी डेरिवेटिव 0 है, तो ये 0 कर देते हैं और यहां इसके बाद भी 0 कर देते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, और क्या होगा? यहां पे 0 बनेगा, यहां पे 0 बनेगा, यहां पे 0 बनेगा। सही है जी। अब जरा देखिए, यहां से लेके
यहां तक, यहां से लेके यहां तक आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज होती जा रही है, तो इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव आएगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये डिक्रीज हो रही है और एक एक्स्ट्रा माइनस और लगा दिया आपने, तो अल्टीमेटली क्या होगा बताओ जरा। अल्टीमेटली ये इसका जो डेरिवेटिव बनेगा वो तो नेगेटिव आएगा, बट एक और एक्स्ट्रा माइनस साइन है तो इससे पॉजिटिव बन जाएगा ये। तो इसका मतलब फोर्स का जो ग्राफ बनेगा कंजर्वेटिव फोर्स का, वो समवट कुछ इस तरह का बनेगा, समवट कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है। इस तरह का हमारा फोर्स का ग्राफ बनेगा। उसके बाद जरा देखिए, उसके बाद ये डेरिवेटिव यहां से यहां तक पॉजिटिव बनेगा और उसका डेरिवेटिव लोगे तो नेगेटिव हमारे पास यहां पे आ जाएगा। सही है जी। तो रफ ग्राफ बना रहा हूं मैं, इसका एक आइडिया दे रहा हूं आपको। उसके बाद फिर से यहां तक आपका क्या बनेगा, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स नेगेटिव आएगा और एक एक्स्ट्रा माइनस यहां पे लगा हुआ है, तो वापस से क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि ये कुछ इस तरह का हमारे पास ये फिर से आपका ऐसा बन जाएगा, ठीक है जी। और उसके बाद फिर से आपका नेगेटिव बनेगा, ठीक है। यहां से लेके यहां तक आपका ये, इसका स्लोप पॉजिटिव है लेकिन एक एक्स्ट्रा माइनस है तो नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। और यहां पे फिर से 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको दिखा सकते हो दोस्तों, ठीक है। यहां से लेके यहां तक का जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव आएगा, एक एक्स्ट्रा माइनस लगा होगा तो नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये कुछ इस तरह का बनेगा, थोड़ा सा इसको मैं, ठीक है ना। और उसके बाद फिर से आपका 0 की तरफ चला जाएगा। तो एक रफ सा ग्राफ मैंने बनाया कि फोर्स का ग्राफ जो है वो कैसा बनेगा, ठीक है। जो फोर्स आएगा कंजर्वेटिव फोर्स, वो कहां पे पॉजिटिव होगा, कहां नेगेटिव होगा, मतलब प्लस आई कैप की तरफ कहां पे होगा, माइनस आई कैप की तरफ कहां पे होगा, वो यहां से आप देख सकते हैं 0 कहां पे होगा, ठीक है। अब ये तो एक सिंपल केस था जिसमें हमने पोटेंशियल फंक्शन को x के टर्म्स में ही दिखाया। कई बार क्या होता है, पोटेंशियल फंक्शन जो है या पोटेंशियल एनर्जी जो है वो x, y, z तीनों पे डिपेंड करती है, वो तीनों का फंक्शन आ जाती है। उस केस में जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो आप निकाल सकते हो। जरा देखिए, एक और क्वेश्चन जरा करते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। तो जरा देखिए ये कैसे इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। आपको एक पार्टिकल दे रखा है और उस पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रही है दोस्तों, ठीक है। और वो दे रखी है 2x² yz। ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी है जो एक्स वाई जेड पे डिपेंड कर रही है। जैसे एक्स वाई जेड बदलोगे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बदल जाएगी, पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बदल जाएगी, ठीक है। फाइंड कंजर्वेटिव फोर्स। कई बार कंजर्वेटिव वर्ड यूज नहीं करता है, कई बार सिंपल फोर्स यूज करता है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है और फोर्स पूछ लिया तो बाय डिफॉल्ट वो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कई बार ये कंजर्वेटिव वर्ड यूज नहीं करता है, कई बार सिंपल फोर्स यूज करता है। फाइंड नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट P1 2 -1। इस पॉइंट पे आपको बताना है नेट फोर्स कितना एक्ट कर रहा होगा। ऑब्वियसली ये जो फोर्स आएगा वो कंजर्वेटिव फोर्स आएगा, ठीक है। तो ये कैसे निकालोगे दोस्तों, हम जानते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो ये होता है। तो इसका मतलब मुझे क्या लेना पड़ेगा, इसका ग्रेडियंट लेना पड़ेगा। अब इसका ग्रेडियंट कैसे लेते हैं, कुछ नहीं, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। तो एक एक्स्ट्रा माइनस बाहर ले लो, डेल बाई डेल एक्स कर दो, किसका 2x² yz और i कैप लिख दो। फिर डेल बाई डेल y कर दो, किसका 2x² yz और यहां पे j कैप कर दो। प्लस डेल बाई डेल z कर दीजिए, किसका 2x² yz k कैप। सही है जी। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कंजर्वेटिव फोर्स को निकाल सकते हो, नेट फोर्स को निकाल सकते हो। अब जरा देखिए, अगर मैं इसको फर्दर लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑफ 4x yz i कैप माइनस, अब y के रेस्पेक्ट में लेना है तो 2x² z j कैप, ये y के रेस्पेक्ट में हो गया। अब आ जाइए z के रेस्पेक्ट में, प्लस 2x² y k कैप। ये मेरे पास क्या आ गया दोस्तों, और यहां पे भी माइनस आएगा भाई, ये मेरे पास f नेट आ गया, नेट फोर्स पता चल गया, और ये कंजर्वेटिव फोर्स है।
बट मुझे इसका एक्सप्रेशन नहीं चाहिए। देखो एक्स वाई जेड के हिसाब से नेट फोर्स मेरा चेंज हो रहा है, ठीक है, मुझे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू चाहिए। तो ये तो बहुत आसान है भाई, आप एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करोगे तो आप बताओ एफ पी जो बनेगा, एफ नेट एट पॉइंट पी, तो अगर मैं इसको निकालूंगा तो क्या बन जाएगा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू -1 पुट कर दो तो बन जाएगा 8i कैप। अब यहाँ पे पुट करो, x की वैल्यू 1 पुट करो, z की वैल्यू -1 पुट करो तो यहाँ पे बन जाएगा +2j कैप। और यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करो, y की वैल्यू 2 पुट करो तो -4k कैप। इतना न्यूटन का मेरे पास F नेट आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ आया कि किस तरह से आपका जो पोटेंशियल फंक्शन होता है वो कैसे दिया जाता है, ठीक है। पोटेंशियल फंक्शन कुछ नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी ही है, किसी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में उसको मेजर किया गया है, ठीक है। कोई डेटम लेवल हमने ले लिया और उसके रेस्पेक्ट में हमने पोटेंशियल एनर्जी को मेजर किया है, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक्स वाई जेड के हिसाब से ऐसे बदल रही है, मान लीजिए। तो अगर ऐसे बदल रही है तो उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा, नेट कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा होगा, वो आप इस तरह से निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन से आप इसको देख लीजिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब हम वापस चलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम पे, ठीक है। वो अब बड़ी इंटरेस्टिंग निकल के आएगी, जरा देखिएगा कैसे। अब हम वापस वर्क एनर्जी थ्योरम पे लेके चलते हैं आपको। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहते हैं दोस्तों? वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं कि मान लीजिए कोई पार्टिकल है और उसके ऊपर कई सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि उसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है EI प्लस वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। EI क्या है? EI है मेरे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और EF है मेरे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो दोस्तों, ठीक है। U क्या है? U है मेरे पास वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस हैं उन सब का वर्क डन हमारे पास आ गया, ठीक है। अब जरा देखिए, अब यहां से मैं एक और बात बोल सकता हूं, और वो क्या है? वो ये है कि जो ये फोर्सेस होंगे, ऑल फोर्सेस, इसमें कुछ कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे और कुछ आपके नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे। तो अगर मैं इस वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस को अगर मैं ब्रेक कर दूं कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव में, तो मैं इस रिलेशन को लिख सकता हूं EI प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू E फाइनल। इस तरह से लिख सकते हो भाई। अब आप मुझे बताइए वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है? इट इज द नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हम जानते हैं कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं U कंजर्वेटिव विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को मैं लिख सकता हूं VF माइनस VI, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल फंक्शन की फॉर्म में लिख दो, एक ही बात है, क्योंकि पोटेंशियल फंक्शन भी पोटेंशियल एनर्जी ही है, तो उसकी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया और उसके आगे माइनस लगा दिया मैंने, ठीक है। तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं VI माइनस VF, ठीक है जी। अब अगर मैं यहां पे पुट करूं इसको तो बनेगा EI प्लस इसकी जगह पे VI माइनस VF प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू EF। इस VF को उधर ले जाओ अब, EI प्लस VI प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इज इक्वल टू EF प्लस VF। अगर मैं ये बोलूं कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस मेरे जीरो हैं तो उनका वर्क डन भी जीरो हो जाएगा। इफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर जीरो, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस मेरे जीरो हैं तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि जो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आएगा दैट मस्ट बी जीरो, वो भी जीरो होगा। तो उस केस में मैं क्या लिखूंगा? उस केस में लिखूंगा EI प्लस VI is equal to EF plus VF. This is known as energy conservation theorem.
अब ये क्या बोल रही है ये देखते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम, और ये वर्क एनर्जी थ्योरम से ही निकली है, ये ध्यान देना, लेकिन ये उसी का स्पेशल पार्ट है। एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम कहते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है और जो पोटेंशियल एनर्जी है, इनिशियली पार्टिकल के पास जो टोटल सम है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का, वो कांस्टेंट रहेगा। अगर वो किसी फाइनल पोजीशन पे भी पहुंच रहा है तो वहां पे जो काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी का सम बनेगा उसी के बराबर आएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन इंडिविजुअली बदलती रहेंगी। ये हो सकता है कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट हो। सोचिए ये मेरी घट गई है, अगर ये घट गई है तो पोटेंशियल एनर्जी को उतना ही फिर बढ़ना पड़ेगा। ये जो सम है ये क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन, कि एनर्जी मेरी जो है टोटल एनर्जी मेरी सेम रहेगी। इस एनर्जी को एक नया नाम देते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम सम करके बोलते हैं, इस एनर्जी को हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। दिस इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस मेरे जीरो हैं तो आप ये कह सकते हो कि मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, चाहे आप किसी 1 पोजीशन पे देखो या 2 पे देखो या 3 पे देखो, किसी पे भी देखो, जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है दैट विल रिमेन सेम। यहां से आप एक और बात भी बोल सकते हो, जरा देखिए कैसे। मैं यहां से अगर दोनों को उधर लेके जाऊं तो मैं यहां पे ये बोल सकता हूं, क्या EF माइनस EI प्लस VF माइनस VI इज इक्वल टू 0। इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में जो बदलाव आएगा वो 0 आएगा। इसका मतलब अगर ये घटेगी तो ये उतनी बढ़ जाएगी, जो नेट चेंज बनेगा वो 0 बनेगा। आप यहां पे ये भी कह सकते हो कि चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी विल बी 0। चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी विल बी 0। मैकेनिकल एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आएगा अगर मेरे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस 0 हैं। तो अगर मेरे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एक्ट नहीं कर रहे हैं तो आप ये कह सकते हो कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन सेम। मैकेनिकल एनर्जी में कोई बदलाव नहीं आएगा। जितना काइनेटिक एनर्जी में बदलाव आएगा, अगर काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है तो उतना ही पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। आप ये देख सकते हो, यहां से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब अगर एक कम हो रही है तो दूसरी बढ़ेगी, और जितना कम होगी उतना ही बढ़ जाएगी, ठीक है। सो दैट जो टोटल चेंज आएगा वो 0 आ जाए। इसको आप ये भी कह सकते हो कि जो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी आएगी वही मेरी फाइनल मैकेनिकल एनर्जी आएगी। एनर्जी इज कंजर्व्ड, एनर्जी कंजर्व रहेगी अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस मेरे 0 हैं तो। बट अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर 0 ना हुए तो फिर ये एनर्जी इनिशियल और फाइनल जो है मैकेनिकल एनर्जी वो सेम नहीं रहेगी। उस केस में क्या होगा दोस्तों, उस केस में अगर आप ध्यान से देखें, इसको अगर मैं बराबर की इधर ले जाऊं तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां से अगर मैं देखना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं EF माइनस EI ये है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, प्लस VF माइनस VI ये है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इज इक्वल टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। इसका मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल नॉट बी 0 दिस टाइम, इट विल बी इक्वल टू वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। काइनेटिक एनर्जी में और पोटेंशियल एनर्जी में जो बदलाव आएगा वो इस बार किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बराबर हो जाएगा, वो 0 नहीं होगा। इसका मतलब एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। अगर आप किसी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे पार्टिकल को लेके जा रहे हो और वहां पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी एक्ट कर रहे हैं, तो पहली पोजीशन पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी आएगी वो बराबर नहीं आएगी दूसरी पोजीशन की टोटल मैकेनिकल एनर्जी के। हो सकता है कम आए, ठीक है, हो सकता है ज्यादा है, वो कम तो खैर, ज्यादा तो खैर चांसेस कम है। अगर आप एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे लेके जा रहे हो तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी तो होगा ना भाई। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से ऐसा हो सकता है कि भाई जो पोजीशन 2 की जो पोटेंशियल जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो पोजीशन 1 की मैकेनिकल एनर्जी से डिफरेंट है, कंजर्व नहीं रही एनर्जी वहां पे, ठीक है। पॉइंट को समझिए।
अब नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन से होते हैं? नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस मेनली ड्रैग फोर्सेस होते हैं, फ्रिक्शन फोर्सेस होते हैं, और भी कई तरह के नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर वो फोर्सेस रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो एनर्जी कंजर्व नहीं कर पाओगे, खासकर मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व नहीं कर पाओगे। एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब मैकेनिकल एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। तो मैकेनिकल एनर्जी को आप कंजर्व नहीं कर पाओगे। इसका मतलब टोटल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पोजीशन 1 और पोजीशन 2 पे सेम नहीं रहेगी, थोड़ी बहुत आपकी चेंज हो जाएगी। और जो चेंज आएगा वो किसके बराबर होगा? वो आपका वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आएगा। चलिए अब जरा इसके ऊपर थोड़ा सा और एनालिसिस करते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूं भाई, ठीक है। तो इस एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम को जरा समझिए कि एनर्जी कंजर्वेशन थ्योरम हमें क्या कहती है और इसके ऊपर क्या कंडीशन इंपोज्ड है। तो इसका मतलब ये भी एक सबसेट है। किसका सबसेट है? वर्क एनर्जी थ्योरम का। जो वर्क डन बाय जो ऑल द फोर्सेस था, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, उसी को हमने ब्रेक करके लिखा है। देखो ऐसे, तो पहले ये हम लिखते थे, ये एक तरह के यूनिवर्सल लॉ, आप ये समझिए, ठीक है। उसी से फिर हम फर्दर यहां पे पहुंचे हैं। इसके ऊपर एक कंडीशन इंपोज्ड है। क्या कंडीशन इंपोज्ड है? ये तभी होगा जब आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जीरो होंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो वर्क एनर्जी थ्योरम है उसमें ऐसा कुछ नहीं है भाई। अब एक स्टेप और आगे चलते हैं। जरा देखिए, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई मान लीजिए मेरे पास कोई रोलर कोस्टर है, या ऐसे जस्ट मैं ऐसे कोई भी ले लेता हूं, ठीक है। इस तरह का कोई सरफेस है, यहां पे जो हाइट दे रखी है वो हाइट है मान लीजिए h1, और यहां पे हाइट है 0। हमने डेटम पॉइंट ले लिया, डेटम लेवल ले लिया। यहां पे कोई मास है m, और उसके पास कोई इनिशियल स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड, या vi मान लो, vi मीटर पर सेकेंड। ये इसकी क्या है? इनिशियल स्पीड, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये रोल करेगा इसके ऊपर और ये यहां पे आ जाएगा। जब ये यहां पे आएगा तो इसकी स्पीड अपने को बतानी है कि इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड क्या होगी। अब जरा देखिएगा दोस्तों, अब यहां पे दो केसेस हैं। एक केस में आप क्या करो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स को मैं, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव की जहां तक बात होती है तो हम मेनली फ्रिक्शन फोर्स की बात करते हैं। तो यहां पे एक केस में मैं फ्रिक्शन फोर्स को क्या मानूंगा? नेग्लिजिबल, और एक केस में फ्रिक्शन फोर्स को इंक्लूड करते हैं। फ्रिक्शन फोर्स मेरा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले ये है मेरी पोजीशन 1 और ये है मेरी पोजीशन 2। अब पोजीशन 1 पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालते हैं। तो मैकेनिकल एनर्जी को मैं, काइनेटिक एनर्जी कितनी बनेगी पोजीशन 1 पे? हाफ mvi²। और पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे भाई? डेटम लेवल से देख लो, h हाइट पे है ये, तो mgh हो जाएगी भाई। पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हो कि कैसे हम लोग निकालते हैं, h1 लिख लो, चलो h1 दे रखा था, या h ही लिख लो ना, h1 की जगह h ही लिख लो। ये मेरे पास क्या है बताओ जरा? ये मेरे पास पोजीशन 1 पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी है। अब आइए पोजीशन 2 पे। पोजीशन 2 पे जो पोटेंशियल एनर्जी वो तो 0 है, क्योंकि हाइट नहीं है, डेटम लेवल पे ही आ गया, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी तो मेरी 0 है, एंड काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो होगी हाफ mvf²। अब ये दोनों बराबर होंगे कब? अगर मैं फ्रिक्शन को नेग्लिजिबल मान लूं तो। अगर मैं मान लूं कि भी फ्रिक्शन मेरा है ही नहीं, तो ये दोनों बराबर होंगे इफ, क्योंकि यहां पे एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी तो एक्ट कर रहा है ना, फ्रिक्शन फोर्स। बाकी तो mg एक्ट कर रहा है, और mg तो कंजर्वेटिव फोर्स होता है भाई, ठीक है। तो आप यहां पे ये कह सकते हो कि ये बराबर होगा इसके इफ फ्रिक्शन इज नेग्लेक्टेड। अगर आपने फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर दिया तो फिर ये बराबर होगा। और यहां से फिर आप क्या कर सकते हो? vf की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो mvf² इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? mvi² प्लस 2mgh। और यहां से m को नीचे ले आते हैं तो m कट गया, यहां से m कट गया, ठीक है। और vf की वैल्यू जो है वो इसके बराबर आ जाएगी, vi का स्क्वायर प्लस 2gh, ठीक है भाई। एक बार आप देख लीजिए, इस तरह से आप जो है vf को लिख सकते हो। फाइनल जो स्पीड है वो आपके पास आ जाएगी। लेकिन अगर यहां पे फ्रिक्शन हुआ तो फिर
फिर क्या होगा दोस्तों, फिर यहां पे जो VF की वैल्यू आएगी वो इससे कम आएगी दोस्तों। क्यों कम आएगी? क्योंकि जैसे जैसे ये नीचे की तरफ आएगा आपका जो फ्रिक्शन फोर्स है वो उल्टा एक्ट करेगा डिस्प्लेसमेंट के। इसका मतलब वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कैसा होगा? नेगेटिव। तो उस केस में क्या लिखोगे? उस केस में लिखोगे हाफ mvi का स्क्वायर प्लस mgh माइनस आएगा, ये नेगेटिव में आएगा, कुछ टर्म आएगी यहां पे जो कि फ्रिक्शन फोर्स की वजह से आएगी। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स भी तो वर्क करेगा ना, और फ्रिक्शन फोर्स पाथ पे भी डिपेंड करेगा, कितना लंबा पाथ है। ठीक है भाई, इज इक्वल टू हाफ mvf स्क्वायर, यहां पे जो एनर्जी है वो ये आएगी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यहां पे जीरो ही है, तो इस तरह से आप इसको लिखोगे भाई। यहां से अगर आप यहां पे देख रहे हो तो उस केस में क्या बनेगा? उस केस में VF की वैल्यू इससे थोड़ी सी लेस आएगी अगर मैं फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट ना करूं तो। अगर फ्रिक्शन मेरा प्रेजेंट हुआ तो एक नेगेटिव वाली टर्म और आएगी, ध्यान दीजिएगा, और उसकी वजह से जो VF की वैल्यू आएगी वो इस वैल्यू से आपकी थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि यहाँ पे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। अगर फ्रिक्शन फोर्स नेग्लिजिबल होता, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मेरे जीरो हो जाते, तो यहाँ की जो टोटल एनर्जी है मैकेनिकल और यहाँ की जो मैकेनिकल एनर्जी है वो दोनों सेम आएंगी, तो उस पे आप एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ लगा सकते हो। ठीक है, अब चलिए एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। आई होप आपको ये समझ आया कि कैसे हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, और एनर्जी कंजर्वेशन कुछ नहीं है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम का ही एक सबसेट है। ठीक है, उसी से निकला है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब कुछ क्वेश्चंस को जरा डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है जरा देखिए, जो मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। क्वेश्चन क्या है सुनिए, आपके पास यहां पे दो स्प्रिंग लगे हुए हैं, एक लेवल है और ये ग्राउंड लेवल है। एक स्प्रिंग ऐसे लगा हुआ है और एक इसके अंदर लगा हुआ है, लेकिन जो अंदर जो स्प्रिंग लगा हुआ है वो थोड़ा सा कम हाइट पे है। ठीक है, उसका जो नेचुरल लेंथ है वो थोड़ी सी कम है, मतलब यहाँ पे दो स्प्रिंग लगे हैं। ठीक है, एक के अंदर दूसरा रखा हुआ है, दूसरे की नेचुरल लेंथ थोड़ी कम है ऊपर वाले से, और एक मास है मेरे पास यहां पे जिसको हम ड्रॉप करने जा रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, अच्छा आपको ये इनकी नेचुरल लेंथ दे रखी है, एक है 0. ये जो लेंथ है ये आपको दे रखी है 0.4 मीटर, और ये जो लेंथ है जो रेड कलर वाले का हमने, ये जो नेचुरल लेंथ है ये है आपकी 0.3 मीटर, 0.3 मीटर यहां से यहां तक की। ठीक है जी, दूसरा आपको स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखे हैं, जो बड़े वाला है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दे रखा है एंड इट इज गिवन एज 12 किलो न्यूटन पर मीटर, 12 किलो न्यूटन पर मीटर। और जो ये वाला जो स्प्रिंग है इसको मैं बी स्प्रिंग बोल देता हूं, जो रेड कलर में मैंने बना रखा है, उसका आपको दे रखा है 15 किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, और यहां से आपको इसकी हाइट दे रखी है भाई, इसका जो सेंटर पॉइंट है इसकी हाइट आपको दे रखी है, इसको एक पार्टिकल की तरह ट्रीट कर सकते हो आप। ठीक है ना, तो इसकी जो हाइट है वो है 0.75, ये आपको गिवन है, और मास जो दे रखा है इसका वो आपको दे रखा है 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम का मास है, 100 किलोग्राम का मास है, और हम इसको रेस्ट से ड्रॉप कर रहे हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन क्या है सुनिए, डिटरमिन द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए नीडेड टू स्टॉप द डाउनवर्ड मोशन ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, आपको ये बताना है कि भाई मैक्सिमम ए कितना स्ट्रेच होगा, ये बताना है। तो इसकी मैक्सिमम स्ट्रेच लेंथ बतानी है, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? एक काम करते हैं, मैं मान लेता हूं कि भाई ये x जो है ये स्ट्रेच हो रहा है x लेंथ। ठीक है, ये वाला x लेंथ स्ट्रेच हो रहा है, यहां से हमने मेजर किया है x, इस लेवल से x हुआ है। ठीक है, तो फिर ये कितना होगा बता सकते हो? यहां से ये कितना स्ट्रेच हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा भाई, ये कंप्रेस हो रहा है x, ये कितना कंप्रेस होगा? अब ये जो लेंथ है ये अपने को पता है 0.1 है ये, और पूरी लेंथ x है, उसमें से 0.1 माइनस कर दो तो ये होगा x माइनस 0.1।
सही है भाई, इस तरह से लिख सकते हो भाई। एक अगर x हो रहा है तो दूसरा x माइनस 0.1 होगा, और मैं x माइनस 0.1 को पॉजिटिव मान के चल रहा हूं, x की वैल्यू 0.1 से बड़ी होनी चाहिए भाई। हो सकता है नीचे वाला कंप्रेस ही ना हो, केवल ऊपर वाला ही कंप्रेस हो, नीचे तक पहुंच ही ना पाए, ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है, वो देखना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि x जो है वो मेरा 0.1 से बड़ा है 1 मिनट के लिए, शुरुआत ऐसे कर लेते हैं। तो ये आपका यहां तक कंप्रेस हो रहा है, तो ये फिर आपका x माइनस 0.1 जो है इतना कंप्रेस होगा। तो अब आप बताइए, जब ये यहां पे था तो इस पोजीशन पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी तो जीरो थी, इसके पास केवल पोटेंशियल एनर्जी थी, और वो क्या थी बताओ जरा, वो थी mgh। हमेशा डेटम लेवल से देखेंगे, यहां से ग्राउंड से देखिए आप h, ठीक है। वैसे जरूरी नहीं है ग्राउंड से, कहीं से भी देख सकते हो आप h, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। जनरली हम ग्राउंड लेवल से देखते हैं, क्योंकि आपने को तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में इंटरेस्ट होता है, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में इंटरेस्ट होता है, तो कोई बात नहीं, आप यहां से देख लो, यहां पे डेटम लेवल मान लो, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए कहीं डेटम लेवल लेना पड़ेगा, तो इसको डेटम लेवल कहीं पे भी ले सकते हो, वैसे आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो हम यहां पे ले लेते हैं, तो यहां से आप बताओ हाइट कितनी है, 0.75 ये हो गया, एंड 0.4 ये हो गया, तो कितना हो गया दोस्तों, ये बन गया 1.15। एक बार आप देख लीजिए, 1.05 होगा आई थिंक, नहीं सही है 1.15, ठीक है जी। तो ये मेरे पास इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0, ठीक है भाई। तो ये मेरे पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी आ गई इस ब्लॉक की इस पोजीशन पे। अच्छा, कोई यहां पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हो। तो यहां पे हमारे पास टोटल एनर्जी आ गई है। अब आते हैं, जब ये कुछ यहां पे आ चुका होगा, कंप्रेस होकर ब्लॉक यहां पे आ चुका होगा, कुछ x मेरा जो है ये कंप्रेस हुआ है, तो उस पोजीशन पे जब ये आएगा, जब ये x कंप्रेस हो चुका होगा, तब इसकी जो एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, टोटल जो एनर्जी बनेगी वो क्या होगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो अगेन जब ये मैक्सिमम कंप्रेस होगा तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 ही आएगी भाई, काइनेटिक एनर्जी तो 0 ही आएगी, पोटेंशियल एनर्जी लेकिन आएगी भाई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगी और एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, ये जो स्प्रिंग है ये कंप्रेस हुआ है x बड़े वाला, तो इसने कुछ एनर्जी स्टोर कर ली है, हाफ 12,000 x स्क्वायर, ये तो इसने बड़े वाले स्प्रिंग ने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर ली है। अब आइए दूसरा, हाफ 15,000 x माइनस 0.1 का स्क्वायर, ये एनर्जी जो है छोटे वाले स्प्रिंग ने इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर लिया। और एक और एनर्जी भी तो है, क्या, एक और एनर्जी भी है भाई, कौन सी एनर्जी है, इस ब्लॉक के पास एनर्जी ना, डेटम लेवल से स्टिल ब्लॉक ऊपर ही है, कितना ऊपर है, ये हाइट है 0.4, उसमें से x माइनस कर दो, तो 0.4 माइनस x लेवल पे आ गया ब्लॉक। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे प्लस mg और ये 0.4 माइनस x mgh, ठीक है। तो 0.4 माइनस x अब आपको करना होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी दोस्तों, ये मेरे पास फाइनल एनर्जी आ जाएगी जब ये मैक्सिमम कंप्रेशन पे होगा तब, क्योंकि मैक्सिमम कंप्रेशन पे जब आएगा तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी, इसकी स्पीड 0 होगी, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी इसमें, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी आपकी लेकिन मिलेगी आपको देखने को, ठीक है। अब आप जानते हो कि यहाँ पे कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो एक्ट कर नहीं रहा है, तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी आप कर सकते हो। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, टोटल सम काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का होता है। पोटेंशियल वो जरूरी नहीं है कि केवल आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। जितने भी कंजर्वेटिव फोर्सेज है सबकी वजह से जो आपकी एनर्जी बनती है, वर्क डन जो आता है, जितने भी कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं वो सब पोटेंशियल एनर्जी में ही बनेंगे, वो जो वर्क डन बनेगा वो पोटेंशियल एनर्जी में ही कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस पॉइंट को। तो अब यहां से मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूं तो मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं, लेकिन x की वैल्यू 0.1 से बड़ी आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दो वैल्यू x की पॉसिबल है। तो जरा देखिए, अगर मैं इसको लिखूंगा तो बन जाएगा 6000 x स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बनेगा 7500 x माइनस 0.1 का स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 981 इंटू 0.4 माइनस एक्स, और इधर क्या है
981 इंटू 1.15। एक बार देख लीजिए दोस्तों। अब यहां से मैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके इसको थोड़ा सोल्व कर लेता हूं, ठीक है। तो मैं जरा कैलकुलेटर का यूज कर लेता हूं, बल्कि पहले इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है, और यहां से x की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि इसका आंसर है मेरे पास, ठीक है। तो इट कम्स आउट टू बी 981 1.15 इज इक्वल टू 6000 x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 7500 x स्क्वायर प्लस 7500 इंटू 0.01 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 7500 इंटू 0.1 इंटू x, ठीक है, प्लस 981 इंटू 0.4 माइनस x, ठीक है जी। अब जरा देखिए इस 981 को इधर ले आओ, ठीक है, तो ये बन जाएगा 981 इंटू 1.15 माइनस 0.4, ठीक है जी। एक तो ये वाला जो टर्म है ये इधर आ गई। अच्छा, दूसरा फिर ये जो टर्म है 75 बनेगा, ये माइनस 75, ये भी आपका इधर आ गया। एक बार चेक कर लो ये कैलकुलेशन, क्योंकि मैं कैलकुलेशन मिस्टेक करता रहता हूँ, ठीक है। ये कितना बन जाएगा, 7 और 6 13, 13,500 x स्क्वायर बन जाएगा। एक बार देख लीजिए, ठीक है। ओके, यहां से क्या बनेगा, माइनस 750 इंटू 2 1500 ये बन जाएगा, तो माइनस 1500x। एक बार देख लो भाई सही लिखा है क्या। एंड यहां से माइनस 981x और आ जाएगा। एक बार देख लीजिए भाई सही लिखा है क्या, ठीक है। मेरे हिसाब से ठीक है भाई। x स्क्वायर की टर्म मैंने यहां पे लिख दी है, x जो आएगा वो यहां पे लिख दिया है, ठीक है। अब जरा इसको सोल्व कर लेते हैं दोस्तों। तो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो 981 इंटू 1.15 माइनस 0.4 एंड माइनस 75, तो इधर जो वैल्यू आ रही है वो है 660.75। एक बार आप चेक कर ले भाई, बराबर की इधर क्या है 13,500 x स्क्वायर माइनस ये 1500 और 981 को ऐड कर देते हैं तो ये बनेगा 2481 माइनस 2481x, ठीक है। अब अगर मैं उसको उधर लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा 13,500 x स्क्वायर माइनस 2481x माइनस 660.75 इज इक्वल टू 0। अब यहां से x कैलकुलेट करेंगे, तो चलिए मैं इसको सोल्व करके बता देता हूं। यहां से 2 आएंगे x की वैल्यू, तो मैंने आपको बता दिया कौन सी वैल्यू आपको सेलेक्ट करनी है, ठीक है। हाँ जी दोस्तों, तो यहां से जो वैल्यू निकल के आ रही है वो x की एक वैल्यू है 0.33, एक वैल्यू है 0.33 और दूसरी वैल्यू नेगेटिव है। तो ये देखो यही वैल्यू हम लेके चलेंगे फिर, क्यों, क्योंकि ये 0.1 से भी तो बड़ी है ना, ठीक है। हमें वो वैल्यू लेनी है जो 0.1 से बड़ी हो, क्योंकि हम मान के चलें कि दोनों ही स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, ठीक है। अगर ये x की वैल्यू 0.1 से छोटी आ जाती तो फिर हम इसको दोबारा से सोल्व करते फिर, और फिर हम ये वाला ना लिखते, ये वाला जो है ये ना लिखते, ठीक है। क्यों ना लिखते, क्योंकि 0.1 से अगर छोटी है तो नीचे वाला तो कंप्रेस हुआ ही नहीं ना, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। तो मेरे पास जो आंसर आया है वो 0.33 आया है, मैं एक बार इसको चेक भी कर लेता हूं। 0.33 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया और आपको ये कंसेप्ट समझ आया कि कैसे हम इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं एनर्जी कंजर्वेशन का, जब आपके पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज जो है वो अगर जीरो है तो कैसे इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करेंगे टू कैलकुलेट जो भी है इलोंगेशन स्प्रिंग या कंप्रेशन कितना हुआ है, या फिर आपकी स्पीड वगैरह जो है, उन सबको कैलकुलेट करने के लिए इस कंसेप्ट का हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी और कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, सो दैट आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी सी बेहतर बने। एंड आज के लिए लेकिन इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।